जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे बिहार बोर्ड हिंदी कक्षा 12वीं चैप्टर 3 जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक है जयप्रकाश नारायण, जो कि एक प्रकार के भाषण है। इसका हम संपूर्ण हिंदी अर्थ कराने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरे दोस्त आपको बता दें कि हम आपको क्या क्या समझाएंगे। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय आपको समझाएंगे, उसके बाद लेखक के जीवन के बारे में आपको बताएंगे, उसके बाद आपका सारांश है वो पढ़ाने वाले हैं, क्या क्या लिखे हैं ये सब हम आपको डिटेल के साथ समझाएंगे। इस वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरे दोस्त एक बात और बताएंगे कि अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं और चैनल पे फर्स्ट बार तो चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए और बेल आइकन को ऑल भी कर लीजिएगा। अब चलिए एक बात करते हैं यहाँ पे कि चैप्टर ये 3 है। क्या है? चैप्टर 3 है। अगर आपने चैप्टर 2 और 1 नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा, जिसमें आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव संपूर्ण हिंदी अर्थ ये सभी के सभी आपको कराया गया है, जिसका लिंक हम आपको प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको आई बटन में दे देते हैं, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी चैप्टर वाइज लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जाके देखिए आप, ताकि आप देख लीजिएगा तो बोर्ड एग्जाम में और अच्छा खासा नंबर आप ला सकते हैं। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि अगर आप ये पूरा के पूरा समझ जाते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। कितना? 2 नंबर। 1 नंबर या इससे मिलने वाला है। 1 नंबर या 2 नंबर आपको संभवतः मिलने की चांस बहुत ही ज़्यादा रहती है। 99% कर सकते कि 1 या 2 नंबर आपको इससे मिलने वाली है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे लेखक लोकनायक जयप्रकाश नारायण का। ये पिक्चर देख सकते हैं, फोटो आपको दिख रहा होगा। क्या है? ये हमारे जयप्रकाश नारायण जी है। ठीक है, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा बढ़िया से देख लीजिए और हाई क्वालिटी कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अगर आपके पास इंटरनेट सही है तो 480 पे कर लीजिए, अगर उससे भी अच्छा है तो 720 पे कर लीजिए, तब ताकि आपको क्वालिटी में बेस्ट दिखाई दे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं ये जो जयप्रकाश नारायण है इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को जन्म हुआ था। यह आपके ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा खासकर पूछा जाता है। वहीं ये बात करें निर्धन मतलब मृत्यु इसका कब हो गया था, तो 8 अक्टूबर 1989 में। ठीक है, कितना में? 8 अक्टूबर 1789 में 1989 में। आप सब कमेंट करते हुए चलिए ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो सके। जन्म की बात करते 11 अक्टूबर 1902। माता पिता का नाम क्या था? फुलरानी देवी एवं हर्षो दयाल। आपसे पूछा जा सकता है कि माता का नाम क्या था, तो फुलरानी देवी, फुलरानी, और पिता का नाम क्या था? हर्षो दयाल। क्या नाम था पिता का नाम? हर्षो दयाल। चलिए वहीं बात करिए किसकी? पत्नी की बात कर रही है। पत्नी की प्रभावती देवी थी, जो कि प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। किसकी की? ब्रज किशोर की पुत्री थी। जन्म स्थान की बात करें मेरे दोस्त, सिताब दियारा गांव उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला है। यह जो है इनका जो जन्म हुआ था सिताब दियारा गांव में हुआ था। कहाँ होता? सिताब दियारा गांव में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला है। ठीक है, सारण जिला से भी बहुत स्टूडेंट होंगे, उसे पता भी होगा कि कैसे होता है सिताब दियारा गांव। ठीक है, चलिए और इसके पुकारा किस नाम से जाता था, तो बचपन में बाउल नाम और बड़े होने पर जेपी। मतलब जेपी का मतलब क्या हो गया? जयप्रकाश नारायण। क्या हो गया? जेपी का अर्थ क्या हो गया? जयप्रकाश नारायण नाम से प्रसिद्ध हुआ। अपनी जन्म पक्षधरता के लिए लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध, और बाद में क्या हुआ? वह लोकनायक के नाम में भी प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना? यहाँ तक अगर आपको याद हो गया तो 1 नंबर आपको 100% मिलने का चांस रहता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। वहीं पर बात करें आप दूसरे नंबर पे, यहाँ पे आप क्या है लेखक के जीवन के बारे में। लेखक के जीवन के मतलब कि जो जयप्रकाश नारायण है ये कहाँ से शिक्षा प्राप्त किए हुए थे, ये क्या क्या कार्य किए हुए थे, ये कहाँ कहाँ काम किए हुए थे, उसे कब कब जेल उलगाया हुआ था, इसके बारे में डिटेल समझाएंगे। ठीक है, देखते चलिए, मज़ा आ रहा होगा आपको, पता है मुझे। इससे पहले मेरे दोस्त आपको बता दें कि अगर आप 12th क्लास का ऑल नोट्स जैसे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज आपको सभी के सभी चीज़ चाहिए, ऑल टू ऑल, तो एक बार इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको बहुत ही कम दाम में आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा ज़रूर, या तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कीजिए, आपको हम ज़रूर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ बात करते हैं लेखक के जीवन के बारे में। क्या है? लेखक के जीवन के बारे में। तो सबसे पहले लेखक जो है वह शिक्षा प्राप्त किए थे। शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे, तो आरंभिक शिक्षा घर पे ही किए थे। मतलब कि जो शुरू में जो शिक्षा होता है वह गांव से ही किया हुआ था या घर से कर सकते। जिस प्रकार हम सब जो मिडिल फैमिली से होते हैं वो सब क्या करते हैं, अपने गांव से ही शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसके बाद कहीं और से शिक्षा करते हैं।
फिर पटना कॉलेजिएट पटना में दाखिल हुआ और फिर बाद में क्या हुआ, वो पटना जाके पढ़ना स्टार्ट किए, पटना में दाखिल हुआ मतलब पटना में रहना स्टार्ट हो गए। यहीं बिहार में हिंदी प्राधिप का वर्तमान स्थिति रहा। हिंदी में वो बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रखते थे। कौन? तो ये हमारे जयप्रकाश नारायण। विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। मतलब ये जो जयप्रकाश नारायण है वो विषय, किसी विषय पर जैसे हिंदी हो गया ना, उस पर लिखने में सर्वोच्च पुरस्कार भी उसे प्राप्त मिला है। ठीक है, उसको मिला भी है। इसके बाद पटना कॉलेज, पटना में प्रवेश किया। फिर पटना में क्या किया? कॉलेज में प्रवेश कर गया। ठीक है, अब उसके आगे देखिए क्या कर रहा है। असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ दी। मतलब असहयोग आंदोलन हुआ था उस समय क्या हुआ? शिक्षा अधूरी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उस समय वो गिरफ्तार उधर भी हो गए थे। चलिए, 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। वे क्या हुए? 1922 में शिक्षा प्राप्ति करने के लिए वो अमेरिका चल गए। वहाँ कैलिफोर्निया, बर्केल, विस्कॉन्सिन, मेडिसन आदि कई विश्वविद्यालय में अध्ययन किए। कौन? तो ये हमारे जयप्रकाश नारायण। कहाँ पर? तो ये जो हमारे अमेरिका गए थे तब। ठीक है, मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यहीं ग्रहण की थी। मार्क्सवाद और समाजवाद की जो शिक्षा प्राप्त किए थे जयप्रकाश नारायण, वो कहाँ से किए थे? तो अमेरिका से ही किए थे। ठीक है, माँ की अवस्था के कारण पीएचडी न कर सके और देश लौट गए। क्या हुआ? माँ की स्थिति बहुत ही अच्छा नहीं थी, तो ये क्या किए? पीएचडी कर नहीं पाए और क्या किए? वो घर लौट गए। कौन? तो ये हमारे जयप्रकाश नारायण जी। अब चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद वे राजनीतिक में भी उतरे थे थोड़ा देर मोरा। आप जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण का भाषण बहुत ही बड़ा भाषण था, ये समझिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं जयप्रकाश नारायण के जीवन के बारे में। 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए। कितने में? 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए। 1932 में सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। क्या हुआ? 1932 में देखिए आपको बताया था 1922 में तो असहयोग आंदोलन के। देखिए यहाँ पर क्या हुआ? असहयोग आंदोलन के कारण क्या हुआ? शिक्षा अधूरी छोड़ दी। लेकिन 1922 में क्या हुआ? वे अमेरिका चले गए। अमेरिका में जाके वे क्या किए? मार्क्सवाद और समाजवाद के भी शिक्षा ग्रहण किया। लेकिन माँ की स्थिति अच्छी नहीं थी, इसीलिए वो पीएचडी नहीं कर पाए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? वो 1932 में सभी ने अवज्ञा आंदोलन हुआ। उसके दौरान ये क्या हुए? ये जेल चले गए। जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई। क्या हुआ? ये कांग्रेस जो थे ना, उसी में ये अहम भूमिका निभाने लगे। कौन? तो ये हमारे जयप्रकाश नारायण जी। देखिए थोड़ा सा फिर से पढ़ते हैं। जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई। क्या हुआ? कांग्रेस की जो होता है ना, कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस पार्टी का गठन किया। ठीक है, 1939 में 1943 में भी जेल गए थे। क्या हुआ? 1940 में 43 में भी जेल गए हुए थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? 1942 के आंदोलन से विशेष प्रसिद्धि मिली। मतलब कि 1942 में जो आंदोलन हुआ था उससे बहुत ही विशेष प्रसिद्धि मिला था, उसे फेमस कर दिया गया था। आज़ादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान। मतलब क्या हुआ? आज़ादी के बाद ये जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ था उस समय जयप्रकाश नारायण का बहुत ही योगदान था। ठीक है, और इसके बाद क्या करा? धीरे धीरे सक्रिय राजनीतिक से स्वयं को अलग कर लिया। मतलब राजनीतिक से धीरे धीरे क्या किया? वो अलग कर लिए। 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। ये जो देखिए आपकी ये ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा खासकर पूछा भी गया है कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किए थे? तो ये जो हमारे किए थे, कब किए थे मेरे दोस्त? 1974 में किए थे। यही एक MBBI प्रश्न, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, और आपातकाल के दौरान जेल गए। और क्या हुआ? आपातकाल, जब ये स्थिति देश में गड़बड़ी हो जाती है तो आपातकाल ही लागू हो जाता है। तो आपातकाल के दौरान क्या हुआ? ये जेल गए थे। कौन? तो ये हमारे जयप्रकाश नारायण। इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ। इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का, मार्गदर्शन के मतलब कि इसके बिना जनता पार्टी का गठन नहीं हो पाया। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा हुआ था। बिल्कुल, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना? चलिए यहाँ देखिए हम थोड़ा सा फिर से रिवाइज करवा देते हैं। क्या हुआ? देखिए लेखक के जीवन के बारे में। तो शिक्षा सबसे पहले बात है, तो इस शिक्षा में क्या किया? वो सबसे पहले जीवन अपने घर से ही स्टार्ट किया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया? पटना चले गए। पटना से ये हिंदी पर ज़्यादा फेमस थे, लिखने उखने में काम किए थे, उसे पुरस्कार भी मिला था। फिर वहाँ पटना कॉलेज में प्रवेश किया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? असहयोग आंदोलन के दौरान उसकी शिक्षा अधूरी हुई। मतलब अधूरी के मतलब कि पूरा नहीं कर पाए। लेकिन क्या हुआ? 1922 ईस्वी में किसी के मुंह से सुन के कि अमेरिका में जाके लड़के पढ़ सकते हैं, तो क्या किए? 1922 में अमेरिका चले गए और वहाँ पर पढ़ाई वढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए। वहाँ पर ये मार्क्सवाद और समाजवाद के भी शिक्षा प्राप्त किए थे। कौन? ये हमारे जयप्रकाश नारायण।
क्या हुआ, माँ की अवस्था खराब हो गई, इसीलिए पीएचडी नहीं कर सके और देश लौट गए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। वहीं पर बात करें आगे, तो 1929 में कांग्रेस में शामिल हो गया। फिर 1932 में क्या हुआ, जेल गए थे, ठीक है। कौन थे, हमारे जयप्रकाश नारायण। और फिर क्या बाहर निकल के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। आपको पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण ने कौन से कांग्रेस पार्टी की भूमिका निभाई, तो क्या बताइए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई थी, ठीक है, ये याद रखिए। फिर 1939 में, फिर 1943 में भी जेल गए थे, ठीक है। फिर 1942 के आंदोलन से विशेष प्रसिद्धि मिली, और 1942 जब आंदोलन हुआ उस समय उसे बहुत ही अच्छा खासा प्रसिद्धि मिली। उसके बाद आपको बता दें कि 1974 में उन्होंने एक छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, कि ना 1974 में छात्र आपातकाल के दौरान भी जेल गए थे। आपातकाल के दौरान का मतलब क्या होता है कि स्थिति जब देश में खराब रहती तो वहाँ पर भी ये जेल गए उस इस स्थिति में, ठीक है। अब बात करते हैं कृतियाँ, जो है हमारे जयप्रकाश नारायण बहुत ही कम लिखे हुए लेकिन बहुत ही अच्छा खासा लिखे हैं। कृतियाँ मतलब कि क्या क्या लिखे हैं, ट्रांजिशन ऑफ इंडियन पॉलिटी, कुछ कविताएं भी लिखी है, डायरी एवं निबंध भी प्रकाशित हैं। ज़्यादा खासकर ये प्रश्न पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण ने कौन सी कृतियाँ लिखी है, द रिक ट्रांजेक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। आपसे पूछा जा सकता है कि रिक ट्रांजेक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसके द्वारा लिखा गया, तो ये आप बताइए क्या, किसके द्वारा मेरे दोस्त, तो ये आप बताइएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, ये याद बताइएगा ना। चलिए बहुत बढ़िया। और इसे सम्मान मतलब ही पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको बताए थे कि हिंदी लेखन में वो उसे पुरस्कार मिला गया था, तो कब मिला था इसके बारे में देखिए। 1965 में समाज सेवा के लिए मैगसेस सम्मान दिया गया था। कौन सा सम्मान दिया गया था, मैगसेस। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, 1965 में दिया समाज सेवा के लिए, नहीं तो कि समाज में सेवा कीजिए, अच्छा खासा कार्य कीजिए तो आपको कुछ ना कुछ पुरस्कार देते। जैसे आप अगर अभी डोनेट कीजिएगा खून तो आपको कुछ ना कुछ देगा, ठीक है, अभी डोनेट कीजिएगा ना खून तो आपको कुछ ना कुछ देता है, उसी प्रकार। तो वो क्या हुआ, 1998 में भारत रत्न दिया गया था, किसे, जयप्रकाश नारायण को। आपसे पूछा जा सकता है कि 1998 में जयप्रकाश नारायण को कौन सा रत्न दिया गया था, तो भारत रत्न। क्या बताइएगा, भारत रत्न। या तो ऐसे पूछा सकता है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1998 में। मेरे दोस्त ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, इतना देर में आपको बता देते हैं। देखिए हम इतना तो आपको कहेंगे जरूर, यहाँ से लेखक के लेके लेखक के यहाँ तक आपको जरूर याद करना है। 100% इसमें 1 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद याद रहे कि ये इंपॉर्टेंट आपको बता दें कि ये क्या हुआ, ये पीएचडी नहीं कर पाई, ये इसमें से ज़्यादा नहीं है। इसमें से आपको आ सकते हैं कि ये छात्र आंदोलन कब की थी, ये वाला आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर एक ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है तो इसे भी याद कर लीजिए। और एक ये भी ज़्यादा बहुत बार पूछा गया है, लेकिन ये आपको ऊपर वाला ये आपको नहीं पूछा गया है, ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1998 में। चलिए अब बात करते हैं संपूर्ण क्रांति का सारांश। उससे पहले मेरे दोस्त आपको एक बात बता देते हैं कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्यारा सा हाथों से लाइक कर दीजिए। आपके प्यारे प्यारे हाथों से लाइक होना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। और लाल रंग का कोई बटन दिख रहा होगा कहीं, देखिए लाल रंग का बटन दिख रहा है, तो उस लाल रंग के बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जरूरी है आपके लिए, ठीक है, जब आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा तैयारी करना है तो, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ से सारांश स्टार्ट करते हैं। अब चलिए मेरे दोस्त, अब यहाँ से हम बात करेंगे संपूर्ण क्रांति का सारांश। सारांश बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है सारांश, आपके जीवन में जब तक आप पढ़ेंगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चैप्टर का निचोड़ आपको पता रहेगा तो आप जल्दी से जल्दी अच्छा नंबर ला सकते हैं। बुक पूरा पढ़िए या ना पढ़िए, लेकिन सारांश अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर आ सकते हैं। एक बात और बताएंगे मेरे दोस्तों, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 2 तक का आपको सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, फुल संपूर्ण हिंदी, इन सभी का वीडियो मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए, ठीक है। ज़्यादा बार नहीं बोले बट बोलना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। संपूर्ण क्रांति शीर्षक 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दी गई जयप्रकाश नारायण द्वारा ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है। समझिएगा, अब थोड़ा सा हम समझाते धीरे धीरे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझाते हुए चलेंगे। देखिए ये जो संपूर्ण क्रांति है जिसके लेखक कौन है, ये हमारे जयप्रकाश नारायण हैं। चलिए बताते हैं, ये जो संपूर्ण क्रांति है जिसके लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण है ना। और थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है कंठ में, इसीलिए थोड़ा सा, चलिए हम बोलते बोलते थोड़ा सा ज़्यादा मुंह दुख जाता है, ठीक है। चलिए इससे पहले बहस मत कीजिए। चलिए संपूर्ण क्रांति शीर्षक 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में, आपसे पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण ने जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था वो कब दिया था, तो आप क्या बताइएगा, 5 जून 1974 को कब दिया था मेरे दोस्त। फटाफट कमेंट करते हो चलिए, जितना आपको आता है उतना कोशिश करिए कमेंट करने का, ठीक है।
और एक कहाँ दिए थे, पटना के गांधी मैदान में। कहाँ दिए थे, पटना के गांधी मैदान में, ठीक है। चलिए, द्वारा ऐतिहासिक भाषण का एक अंश था। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित हुई थी। ये जो है स्वतंत्र जो बात किया गया, जनमुक्ति पटना से प्रकाशित है। जयप्रकाश नारायण का भाषण जनता मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। मतलब कि ये समझ सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण का इतना जबरदस्त भाषण था उस समय। कौन, जब 5 जून 1974 को जब भाषण दिए थे पटना के गांधी मैदान में, जो अभी फिलहाल अभी करोड़ों की जनसंख्या है, बट ऐसा ऐतिहासिक भाषण जीवन में अभी तक नहीं हुआ है। तो यही बता रहा है, जन मंत्रमुग्ध मतलब कि देखते ही रह गया और सुनते ही रह गया। इस प्रकार से, ना कोई शोर उर कुछ नहीं है। अभी के जो जनता नेता सब है वो क्या करता है, थोड़ा सा भाषण देता है तो उसे हल्ला चिल्लाता रहता है, लेकिन उस समय कोई अति नहीं था, उसको सुनते रहता, भाषण बहुत बेस्ट से सुनता था, ठीक है। भाषण सुनने के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी का विचार फैल गया। और क्या हुआ, जो जयप्रकाश नारायण है उन्होंने भाषण जब दिया और इतना नहीं समझते कि बहुत ही विचार फैल गया इसके सिर्फ भाषण सुनाने से। जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया पटना में वैसा भीड़ और नहीं ऐसा भाषण किसी ने नहीं दिया है। सही, वास्तव में बिल्कुल राइट बोला है। हम तो देखे नहीं है, बट कह सकते जिस अकॉर्डिंग से आपको किताब में लिखा हुआ है तो ये इसे मानना ही पड़ेगा। क्या करा, पटना में वैसा भाषण, वैसा भीड़, मतलब लाखों में लाख आदमी था। लाख में तो जरूर होगा, वो समय करोड़ों में जनसंख्या तो लाख में तो जरूर हो सकता है, लाखों में था। और फिर ऐसा भाषण देने वाला भी नहीं था। जैसे अभी के जो नेता उता होते तो ये सब क्या करते, कैसे वैसे भाषण देते, लेकिन अच्छा नहीं लगता। बट उस समय जो जयप्रकाश नारायण थे उसका भाषण सबसे बेस्ट था, ठीक है, कह सकते। जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में युवाओं को संकेत करते हुए कह दिया कि हमें तो स्वराज मिल गया। स्वराज का मतलब कि जैसे देश है हमें मिल गया, लेकिन सुशासन के लिए हमें अभी काफ़ी संघर्ष करना होगा। सुशासन मतलब कि यहाँ पर शासन करने के लिए हमें अभी बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना होगा। भाषण के दौरान नेहरू जी का उदाहरण दिए। नेहरू जी कहते थे कि सुशासन के लिए जनता को मीलों दूर जाना होता है। अब बताइएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि सुशासन के लिए नेहरू जी ने क्या कहा था, मीलों दूर, या तो ऐसे बदल सकते हैं नेहरू जी ने देश को, जनता को क्या कहा है, तो मीलों दूर जाना पड़ेगा। ये भी इसी प्रकार का प्रश्न पूछाएगा। जब आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे तब आपको और मजा आएगा, ठीक है। पहले ये प्रश्न देख लीजिए, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे, सब्जेक्टिव कराएंगे, ठीक है। कठिन परिश्रम त्याग कठोर खाना है, ठोकरे खाना है। क्या कह रहा है, कठिन परिश्रम त्याग ठोकरे खाना है। जेपी अपने भाषण में भूख, महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी के बारे में भी बताते हैं और बात करते। देखिए क्या कहते हैं कि ये जो हमारे हैं ना, मीलों दूर जाना है, लेकिन उससे पहले क्या है, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, अपने बीवी बच्चे बाल बच्चे सभी को त्याग करना पड़ेगा, ठोकरे खाना पड़ेगा, मारपीट खाना पड़ेगा, तब जाके कहीं हम अच्छा से अच्छा कर पाएंगे अपने देश में। जेपी अपने भाषण में भूख, महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी, इन सभी के बारे में बताता है। कहता है गरीबी सबसे बड़ी खराब चीज़ है, गरीबी सबसे बड़ी खराब चीज़ है, जिसके गरीबी, सही में गरीबी चीज़ बहुत खराब है। महंगाई तो चलती है भाई, भ्रष्टाचार एक नहीं चलना चाहिए, भ्रष्टाचार जो अभी चल रहा है वो हो रहा है, ठीक है। गरीबी तो सबसे, हम आपको बोले ना कि गरीबी सबसे ऐसा लिखा है कि इसे पार करना बहुत ही मुश्किल रहता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है, समझिए तो। देखिए अमीरी में और थोड़ा सा गरीबी में थोड़ा सा बताते हैं, 2 मिनट सिर्फ दीजिएगा। देखिए जो बच्चा अमीरी में जन्म लेता है ना, तो उसे डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम कम लगता है, लेकिन जो बच्चा गरीबी में अगर जन्म लेता है ना, और उसे डेवलप करने में बहुत ही मेहनत लगता है, ठीक है। जैसे आप हो गए, हम सब मिडिल फैमिली से हैं, धीरे बड़ा करना पड़ता है। कुछ भी करेंगे तो ये पढ़ाई 12th ग्रेजुएशन, ये कोई नौकरी वोकरी मिल जाए, ये बहुत नसीब की बात होती है मिडिल फैमिली के लिए, और ये तो अमीर घर के लिए तो कुछ अलग ही बात है। चलिए बात इन पर हटाइए। इन सभी के लिए जनता को लड़ना होगा, इन सभी के लिए जनता को लड़ना होगा, अपना हक जताना होगा, आंदोलन करना होगा, इसीलिए जनता को तैयार रहना होगा। इसके लिए जनता को क्या होगा, जनता तैयार रहना होगा। आंदोलन को सफल बनाने के लिए जयप्रकाश नारायण ने युवाओं को आगे आने को सलाह देते हैं। कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण कि अगर देश को संभालना है तो उन युवा को बुलाओ। युवा का एज होता है 18 से 25 साल का युवा, जो बहुत ही कार्य कर सकता है, ठीक है।
17 से मान लीजिए, 17 से 24 या ऐसे तक मान लीजिए चलता है इतना, ठीक है। लोगों के आग्रह पर जयप्रकाश नारायण ने के नेतृत्व अपने कंधे पर ले लिया। और क्या किए जयप्रकाश नारायण, जो जो लोगों का नेतृत्व है ना वो अपने कंधे पर ले लिया। जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में अमेरिका प्रवास के बारे में भी बताया। वे अमेरिका में बहुत ही कष्टपूर्ण से रहता था। कौन? तो ये हमारे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण घोर कम्युनिस्ट पार्टी बन गए। कौन सा? घोर कम्युनिस्ट पार्टी बन गए। जब अमेरिका से अपने स्वदेश लौटे तो वे कांग्रेस में शामिल हो गया। सही बात है। क्या किए? ये जो स्वदेश मतलब कि बाहर से, जब अब अब्रॉड बोलते हैं, अब्रॉड, ठीक है, अब्रॉड इंग्लिश में होते हैं। अब्रॉड से जब वो आए थे कांग्रेस में वो शामिल हो गए, नहीं कि ये जनता पार्टी में नहीं शामिल हुए थे, ठीक है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए, कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए। इसका कारण था देश की गुलामी। क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी क्या थी? देश की गुलामी के झेल रहा था। भाषण के दौरान बापू एवं जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा करते हुए वह गांधी जी का विरोध भी करते हैं। मतलब कि कहते हैं कि जो बापू है ना उसका प्रसिद्ध मतलब अच्छा सा बात भी बताया, साथ ही साथ उसके जो विरोध में भी गया है, ठीक है। प्रशंसा तो किया ही है लेकिन विरोध भी किया है। तथा नेहरू को भाई मानते थे। जयप्रकाश नारायण का कहना था कि मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है। क्या है? मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है, बल्कि उनकी गलत नीतियों, गलत सिद्धांतों, गलत कार्यों से न परे थे। वह अपने भाषण में स्पष्ट कर दिया कि वे संपूर्ण क्रांति चाहते थे। यह संघर्ष सिर्फ लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक क्रांति के लिए, संपूर्ण क्रांति के लिए कार्य करेगी। और इन्हीं के साथ साथ आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो थोड़ा सा 2 मिनट और दीजिए, हम थोड़ा सा आपका रिवाइज करा देते, ठीक है। चलिए रिवाइज करा देते, वेट कीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे दोस्त चैप्टर 1, थोड़ा सा 2 मिनट आप दीजिएगा। चैप्टर 2 ये हो गया वीडियो, जिसमें आपको जिस प्रकार अभी देखें वीडियो इसी प्रकार का आपका एक्सप्लेनेशन कराया गया। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव कराया गया, उसी प्रकार आपको ऑब्जेक्टिव कराया गया। तो जिसका लिंक हम आपको आई बटन में दे देंगे, आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत ही बेस्ट होगा। यहाँ पर लिखा रहेगा 12th हिंदी चैप्टर वाइज लिंक, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे लेखक परिचय। यहाँ से आपके 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो याद करिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव 1 नंबर जरूर पूछे। इसमें से ज़्यादा खासकर ये ज़्यादा ये आपके आने के चांस है, ये आने के चांस है, ये आने के आपसे पूछा जा सकता है। जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहते थे? लोकनायक कहते थे, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को प्यार से क्या कहते थे? तो लोकनायक कहते थे, ठीक है। लेखक के जीवन के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि प्रारंभिक जीवन ये असहयोग के दौरान वे शिक्षा अधूरी छोड़ दिए थे। वे माँ के ये सब बता दें, और ये जेल भी गए हुए थे। 1974 में छात्र आंदोलन किए हुए थे, ये भी आपको याद रखना है। रिक ट्रांजेक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें बात करें तो ये ज़्यादा खासकर इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद जो आप कर लीजिए सब्जेक्टिव में आपके इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं अगले सब्जेक्टिव वीडियो में। उससे पहले मेरे दोस्त अगर आपको PDF चाहिए तो लास्ट तक थोड़ा सा और रुक जाइए। उससे पहले अगर आपके भाई बहन दोस्त क्लास 10th या 9th में गए हैं, ठीक है, क्लास 10th या 9th में गए हैं तो उसे ज़रूर बताइए। कौन से चैनल के नाम? RDX सेल्फ स्टडी, एक यूट्यूब चैनल है RDX सेल्फ स्टडी। यूट्यूब पे सर्च करिएगा, करने के लिए उसे मिल जाएगा। और आपको PDF के लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाना है, जिसका नाम ही सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार है। और आपको 12th ऑल नोट्स चाहिए, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन बैंक, ये सभी के सभी चीज़ चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे ज़रूर संपर्क कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में सब्जेक्टिव के साथ। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।